परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय माननीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, एपीसी महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ एसीएस एवं प्रमुख सचिवगण, सभी विभागों के अधिकारीगण, जो हमारे सीएम फेलोज हैं, आज मुख्यमंत्री शोधार्थी, आप सभी, और जो हमारे जिलों से जो आज अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं वो सीडीओ, बीडीओज और सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सर्वोच्च जो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम है और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार अपना मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान किया है, उन कार्यक्रमों में से शामिल है ये आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम। और इसमें पिछले एक साल में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो इसमें एक नई चीज मुख्यमंत्री शोधार्थी ऐड किया और वो लगातार इन बहुत ज़्यादा उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी से जो शोधार्थी है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता चला कि हम लोगों ने 3 और 4 तारीख को आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है वर्कशॉप आयोजित करने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की कि वो जरूर आप लोगों से एक बार पुनः संवाद स्थापित करना चाहेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपकी अनुमति से सर थोड़ा सा सर संक्षिप्त सर जो अभी तक की प्रगति रही है उसको सर बताना चाहूँगा। इसमें नेक्स्ट स्लाइड करिए, प्रेजेंटेशन एक बार लगा दें अमित, फर्स्ट पेज करिए सर। इसमें जो इसका उद्देश्य आप सभी को पता है कि हाँ, महत्वाकांक्षी जनपद कार्यक्रम की तरह आकांक्षात्मक विकास खंडों में भी हम लोगों ने सर्वप्रथम 100 ब्लॉक चिन्हित किए हैं और जिनको कि हम लोगों को अन्य विकास खंडों के उससे भी हम लोग को ऊपर स्तर पर लेकर जाना है। इसके लिए डैशबोर्ड निर्मित है और इसी डैशबोर्ड के माध्यम से आप लोग सभी के द्वारा इसमें सूचनाओं की फीडिंग की जाती है, अद्यतन सूचनाओं की। कुल 34 जनपद इसमें शामिल हैं और पिछले एक साल में इसमें अच्छी प्रगति की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जो नेक्स्ट पेज, इसमें लगातार संवाद ही नहीं, उन्होंने हर 3 माह पे इसकी समीक्षा की है और उनका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है। आप सभी लोग जो मुख्यमंत्री शोधार्थी वो क्या काम कर रहे हैं उनका समय समय पर फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जाता है। आप सभी अवगत है कि चीफ सेक्रेटरी सर भी और हर विभाग की तरफ से इसकी समीक्षा होती है। डैशबोर्ड पर जो एंट्री होती है, आप लोगों ने जहां जहां पे जो ब्लॉक कमजोर रहता है उसकी समीक्षा की गई है। नेक्स्ट पेज। इसमें माननीय महोदय ये बताना चाहूँगा कि जो 33 जो हमारे जो खास तौर पे जो उपलब्धि हासिल की गई है उसमें जो मार्च 22 में स्थिति ये थी कि केवल हमारे जो 50 से अधिक ब्लॉक में केवल 33 आउट ऑफ 75 इंडिकेटर, केवल 33 इंडिकेटर में 50 से अधिक ब्लॉक ऊपर थे। मगर आज मार्च 23 में हमारे 50 से अधिक ब्लॉक जो उसमें 63 इंडिकेटर में 50 से अधिक ब्लॉक राज्य के औसत से ऊपर हैं। इसके अलावा 7 इंडिकेटर्स में सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में सुधार हुआ और 50 इंडिकेटर्स में 70 से अधिक विकास खंडों में सुधार हुआ है। इसकी एक हम लोगों ने एनुअल ईयर बुक और जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से आज उसका विमोचन किया जाएगा और जिसको कि हम लोग अलग अलग ब्लॉकों में जो सभी जनपदों में और अन्य प्रदेशों में भी इसको भेजेंगे जिससे कि इसका लाभ अन्य जगहों पे भी उठाया जा सके। नेक्स्ट सर, इसमें जो आज आपके कर कमलों से सर जो जिन लोगों ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है उन विकास खंडों में विष्णुपुरा, कुशीनगर को 2 करोड़ रुपए की धनराशि उनको प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जो कि क्रिटिकल फंड की तरह जो उसके मार्ग निर्देश हैं उसी के तहत उसको खर्च कर सकेंगे। इसी तरह से सर जो अलग अलग जो 5 थीम हैं उसमें अलग अलग विकास खंडों ने जिन्होंने सबसे अच्छा सराहनीय कार्य किया है सर उनको 60 लाख रुपीज की धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट सर, इसमें ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो सर एक साल में प्रगति हासिल की सर सभी विभागों के सहयोग से, उसके बाद सर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं सर। और मार्च 23 से जो सामने स्थिति है सर सामने प्रदर्शित है, मार्च 22, मार्च 23 और जून 23 सर, तो पिछले 3 माह में भी सर उसी मोमेंटम को सर हम लोगों ने बनाए रखने के लिए सर ये जो 5 आपके ऊपर में सर सबसे 5 जो ब्लॉक जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जालौन, विरनो, गाजीपुर, राजेपुर, फर्रुखाबाद, नवाबगंज फर्रुखाबाद और कोतवाली बिजनौर सर। और उसी तरह से सर डेल्टा स्कोर में भी लगातार सर प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग आगे भी इसी मोमेंटम को सर बनाए रखें। नेक्स्ट सर, इसमें सर कुछ इंडिकेटर सर, ज्यादातर इंडिकेटर्स में सर एक साल में ही प्रगति हासिल की गई सर। अब जो बाकी इंडिकेटर्स सर जहां पे थोड़े अभी पिछड़े रह गए थे सर, उसमें भी प्रदेश के एवरेज से सर उसको आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि सर जो गर्भवती माताएं हैं सर उनमें से कितने लोगों के द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लिया जा रहा है सर, उसमें भी सर स्टेट एवरेज से अब केवल 2 ब्लॉक सर मात्र पीछे रह गए हैं।
उसी तरह से सर जो कुपोषित बच्चे और सर जो अंडरवेट चिल्ड्रन है सर, उनमें भी काफ़ी अच्छी प्रगति की गई है सर। और जहां सर केवल 56 ब्लॉक ऐसे थे सर जो अंडरवेट चिल्ड्रन में पीछे थे सर, आज के डेट में केवल 16 ब्लॉक रह गए हैं। इसी तरह की स्थिति सर जो खास तौर पे ऐसे इंडिकेटर्स जहां पर कि मार्च 23 तक में हम लोग पिछड़े थे, उन सभी में सर प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। नेक्स्ट सर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी सर अब जो आप प्रतिशत सर जो 67.2 था सर स्टेट एवरेज सर 66.11 था, जो इन ब्लॉकों का प्रतिशत 67.2 था सर, इसमें भी सुधार हुआ है सर, और अब 70.44 सर प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। इसी तरह से सर गोल्डन कार्ड जो सर आपकी बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों में से है सर, उसमें भी सर कितने फैमिलीज को कवर किया गया है, उसमें भी अच्छा सुधार हुआ है सर। पिछले 3 महीनों में भी करीब 7% का सुधार इसमें हुआ है सर। नेक्स्ट, इसी तरह से सर मुद्रा लोन सर वित्तीय पोषण में भी सर किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए और उनमें हम अपने ब्लॉकों को अन्य ब्लॉकों की तुलना में आगे निकालें सर, ये प्रयास किया जा रहा है सर। कौशल विकास मिशन सर, उसमें भी सर इसमें प्रयास किया गया सर, और कई ब्लॉकों ने अच्छी प्रगति की है। नेक्स्ट सर, नीति आयोग द्वारा सर इसकी लगातार सराहना की गई है सर, और हम लोग के सर अधिकारियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल सर उन्होंने जो इसी तर्ज पर पूरे देश में सर 500 ब्लॉक चिन्हित कर रहे हैं, उसके प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित करने के लिए सर उन्होंने हमारे अधिकारियों को यहाँ से बुलाया था सर, और हमने सर एक मुख्यमंत्री शोधार्थी को भी सर यहाँ से पुणे भेजा था, जिससे कि वो भी उनसे वो इंटरेक्ट कर सके। इसके अलावा सर मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के लिए भी सर उन्होंने विभाग से सहयोग प्राप्त किया है सर, और अभी उनके द्वारा भी सर हर प्रदेश में और हमारे प्रदेश में भी सर लीडरशिप मॉड्यूल पर सर इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट सर, आपका सर इसमें 21 अक्टूबर को सर इन्हीं शोधार्थियों को आपने सर इसी हॉल में टैबलेट वितरण किया था सर, और ये सभी सर शोधार्थी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उसके बाद सर आपने 29 दिसंबर को सर इन लोगों से संवाद किया सर। आपके निर्देश पे ही सर जो ये टैबलेट है उसी पर 3 तरह की रिपोर्ट इनसे ऑफिस विजिट, जो ऑफिस इन्होंने विजिट करते हैं, फील्ड विजिट सर इन्होंने क्या किया, और मंथली रिपोर्ट सर इसी टैबलेट के माध्यम से लिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद सर हम लोगों ने ऐप भी अब इस पर डेवलप कर लिया है सर। एक इसमें ग्रेडिंग की व्यवस्था भी रखी गई है, ए ग्रेड में जो 7 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, बी और सी, और इसमें भी सर प्रयास है कि इनमें सुधार हो। जैसा कि सर आपने ये निर्देशित किया कि जिन बच्चों में अभी थोड़ा सा ग्रेड सी में है उनकी काउंसलिंग की जाए, उसमें सर अलग से भी सर मैं स्वयं और हमारे विशेष सचिव हम लोग इनसे बात करके सर देखेंगे कि ये भी और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। नेक्स्ट सर, केवल कुछ सराहनीय कार्य सर, बाकी आप स्वयं संवाद करेंगे सर। कुछ सर जैसे कि मांडा प्रयागराज में जो हमारे शोधार्थी है सर, उसने फील्ड लेवल के अधिकारियों के साथ मिल करके हेमोग्लोबिन की जांच के लिए सर और डिजिटल हेमोग्लोबिन मीटर सर 24 स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया सर। बाकीगंज खीरी में सर हमारे शोधार्थी ने वहां पर पहले 10 में से 6 बंद हो गए थे सर प्रसव सुविधाएं उपकेंद्र, उनको सर पुनः रीस्टार्ट करवाया सर। राजगंज मिर्जापुर में सर जो हमारे शोधार्थी है उसने सर कुपोषित बच्चों हेतु पोषण पोटली तैयार करा के उसमें बांटा सर कुपोषित बच्चों में सुधार लाने के लिए। इसी तरह से पुरेलडही बाराबंकी में सर बाल पुस्तकालयों की स्थापना कराई गई। कैंपियरगंज गोरखपुर में सर शोधार्थी ने एलईडी टीवी और प्रोजेक्टर युक्त स्मार्ट क्लासों की व्यवस्था की स्थापना के लिए सर प्रयास किया। बांसगांव गोरखपुर में सर बहुत अच्छा प्रयास किया सर, महिलाओं को स्वरोजगार के किस तरह से स्वरोजगार से जोड़ा जाए, और एलईडी बल्ब लाने में सर उसके विक्रय में भी सर सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट, इसी तरह से निंदुरा बाराबंकी में सर गोवा आश्रय स्थल पर ही सर साथ में ही उसमें तालाब था सर पास में ही समीप में, तो उसको सर उससे जोड़ करके तालाब का निर्माण और उसके ऊपर कुक्कुट पालन का भी सर प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सर ईसानगर लखीमपुरी में कौशल विकास मिशन में के अंतर्गत सर अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर। कोतवाली बिजनौर में सर बॉक्सा जो जनजाति है सर, उसके जो 164 आवासहीन परिवार है सर, उनको मुख्यमंत्री आवास दिलाने में सर इन्होंने साथ में मिलकर के काम किया सर। नजीबाबाद बिजनौर में सर सीएसआर के अंतर्गत 1 ग्रामों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराने में सहयोग किया सर। पनियारा महाराजगंज में सर लोगों को जागरूक करके किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा से आच्छादित किया जाए, उसमें इन्होंने काम किया। सलतुआपुर गोपालपुर बस्ती में सर ग्राम सभा की भूमि का समतलीकरण के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया है सर यहाँ पे। और इसी तरह से सर रजपुरा संबलपुर में स्वयं सहायता समूहों को सर उनको मसाला निर्माण में सर और फिर उसका मिड डे मील में किस तरह से उपयोग किया जाए उसमें प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, इस तरह से सर और कई सर चीज़ें में इन लोगों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। बीच बीच में सर मार्गदर्शन को मिलता रहता है सर, आपके आशीर्वचन से और भी सर ये बेहतर प्रयास करेंगे। एक सर अभी जो 2 दिन का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें ऐप भी सर जो अभी ये फील्ड की रिपोर्टिंग करते थे उसको ऐप फॉर्म में भी हम लोगों ने यूनिसेफ के सहयोग से, और यूनिसेफ के मैं आभारी हूँ, इन लोगों के सहयोग से सर हम लोगों ने इस ऐप को विकसित किया है। तो मैं समझता हूँ सर अभी तक जो इन लोगों ने कार्य किया है उसमें सही है, और आगे
भी सर आपके मार्गदर्श और इसमें सर और ये लोग अच्छा प्रयास करेंगे। सर मैं इस पुनः सर इस आयोजन के लिए सर और आपके द्वारा सर अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हम लोग सबका मार्गदर्शन देने के लिए सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय, विस्तार से जानकारी देने के लिए। मंच पर आसीन है माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज के इस आकांक्षात्मक विकास खंडों का जो विशेष रूप से चयनित किए गए हैं 34 जनपदों के, उसमें जो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी उनको जॉब असाइन किया गया है, वास्तव में उनको प्रोत्साहन स्वरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, IDC श्री मनोज सिंह जी, हमारे श्री प्लानिंग सेक्रेटरी और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से देख रहे श्री आलोक कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हालांकि इसके पहले आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान को विशेष रूप से आगे बढ़ाया था और अटल जी ने उसको विज्ञान के साथ जोड़ा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अनुसंधान के साथ जोड़ा। तो ये नारा मोदी जी ने जो दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये अपने आप में, क्योंकि इनोवेशंस के बिना हम बहुत तरक्की की, बहुत विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों को ये जॉब असाइन किया गया था, उन लोगों ने बखूबी इस 10 महीने के अपने काल में इसको अच्छे तरीके से अंजाम दिया, जिसकी रिपोर्ट अभी श्री आलोक कुमार जी ने आपके समक्ष रखी कि किस प्रकार से हमारे 50 से अधिक ब्लॉक 63 इंडिकेटर्स में और आगे निकले, अर्थात उनकी प्रगति एक संतोष देने वाली है। हम इस बात को महसूस करते हैं क्योंकि भागता हुआ आदमी कभी सृजन नहीं कर सकता, कभी भयाक्रांत व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा सृजन नहीं कर सकता। सृजन हमेशा ठहरे हुए आदमी से किया जा सकता है, कराया जा सकता है, और ख़ास तौर से इंसेंटिवाइज करके ज़्यादा सृजन हो सकता है। आज विशेष रूप से उन लोगों को जो जॉब पिछले साल अक्टूबर में दिया गया था, और ख़ास तौर से उनको इस उद्देश्य के लिए टैबलेट भी वितरित किए गए थे कि विभिन्न इंडिकेटर्स में उनका ब्लॉक कहाँ पर खड़ा है। शरीर का एक अंग शिथिल हो तो मैं समझता हूँ कि पूरे शरीर के स्वस्थ होने की हम कल्पना नहीं कर सकते, न उससे पूरी क्षमता से काम लेने की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पूरा शरीर स्वस्थ हो, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन ब्लॉकों को 34 जनपदों के 100 ब्लॉकों को आइडेंटिफाई करके एक विशेष कार्यक्रम के तहत उनको आगे बढ़ाने की जो कोशिश की है, उसमें आप सब लोगों की महती भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है।
और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए हम विशेष रूप से अपने सभी शोधार्थियों को इसके लिए बधाई देते हैं। अगर ये कल्पना नहीं की गई होती कि हम हवा में उड़ें तो कभी हवाई जहाज का आविष्कार नहीं होता, और ये कल्पना नहीं की गई होती कि यहाँ से लेकर हम अमेरिका बैठे बैठे यहाँ से बात कर लें, तो शायद जिस प्रकार से मोबाइल का आविष्कार हुआ और जिस प्रकार से दिनों दिन आईटी सेक्टर के माध्यम से हम तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं, ये लगातार हमारे इनोवेशंस का ही परिणाम है। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी जैसा कि कहा आलोक जी ने कि जो हमारे सामान्य ब्लॉक हैं, जो सामान्य तरीके से प्रगति कर रहे हैं, इन 100 ब्लॉकों के सामने ये लक्ष्य है कि और अधिक उनसे आगे निकलें, और ये तभी हो सकता है कि हम ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण भाव से अपने ड्यूटी को अंजाम दें। और ख़ास तौर से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तरीका है, एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग का, लगातार हर क्षेत्र में जो भी जिसको जॉब असाइन किया उसका मूल्यांकन करने का और फिर उसको इंसेंटिवाइज करने का, मैं समझता हूँ कि यही अपने आप में हमको प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, और ख़ास तौर से इन ब्लॉकों को न केवल बराबरी के दर्जा दिलवाने बल्कि उसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। अभी 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक डाटा सेंटर, विशेष रूप से जो हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर बने, हालांकि इस प्रकार से पहले से व्यवस्था थी, लेकिन उसको और अधिक एडवांसमेंट करने का, उसको और अधिक बेहतर बनाने का, और अधिक सही डाटा एकत्र हो और जल्दी एकत्र हो, उसके लिए खास तौर से एक व्यवस्था बनाई है। और उसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि हमारे लोग उन डाटा को कलेक्ट करके विभिन्न प्रकार से उसका मूल्यांकन भी करेंगे। हम कहाँ किस स्थिति में पहुँचे हैं उसका भी मूल्यांकन, और किस स्थिति में पहुँचने वाले हैं उसका मूल्यांकन, और हमारे सामने जो लक्ष्य है क्या है उसको अचीव करने का हम एक टारगेट उनको दे सकते हैं उस डाटा के आधार के ऊपर। नीति आयोग का जो हमारे लिए कमेंट है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, हमको इंस्पायर करने वाला है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने शोधार्थियों को बधाई भी देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मनोयोग से वो लगे हैं, और अधिक परिश्रम करके जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स में उनको आगे निकलने की बात कही गई है, उसमें और अधिक समर्पण भाव से वो काम करेंगे और बेहतर परिणाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब बारी है शोधार्थियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सीधे संवाद की। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री रुचि राठौर जी को, रजपुरा संभल से। आपको माइक दिया जाए। प्रणाम सर, मेरा नाम रुचि राठौर है, मिडिश संभल, रजपुरा ब्लॉक। सर, मैंने अपनी फील्ड विजिट के दौरान एक ग्राम पंचायत विजिट की पौशरा। सर, मैंने वहाँ पौशरा में देखा कि कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक खेती में काम कर रही थी। ऑर्गेनिक खेती के जरिए काम करते करते उनको मैंने देखा सर, वो हाथ की मोमबत्ती से उन पैकेटों को पैकिंग करती थी और उनको क्रय करती थी और फिर विक्रय करती थी, और उनको फिर वो अपने मसाले जो थे उसको सुखाकर, मिर्ची को, हरी मिर्च लगाते थे, उसको वहीं पर सुखाकर 2-3 दिन तक उसको सर वो उसके जो होकल हाथ वाली मशीन होती थी उसमें पीसते थे। तो मैंने देखा पैकेट पे सर FSI नंबर नहीं था। मैंने सर तुरंत BDO सर को अवगत कराया। BDO सर ने कहा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ और फील्ड विजिट के दौरान संज्ञान लेंगे और फिर इसको FSI नंबर दिला के अगर कहीं इस तरह से ऑर्गेनिक खेती के अकॉर्डिंग कोई बढ़िया चीज़ हो रही है और आपके जरिए हमें अवगत कराया जा रहा है, तो हम क्यों ना इसको आगे बढ़ाएं। तो सर BDO सर गए, फिर उन्होंने देखा सब कुछ अच्छा था फील्ड में, और पूरी खेती में हम घूमे। मिर्च ऑर्गेनिक खेती, उनके पास थोड़ी गायें हैं, उसी का वो गोबर डालते हैं उस खेती में। और सर फिर उन्होंने BDO सर ने हमारे लेटर के माध्यम से CDO मैम को अवगत कराया। CDO मैम के पास सर वो फिर पैकेट गए। हमने उन पैकेट के मसालों को सर अपने खाने में यूज करा, खुद मैंने भी सर पहले यूज किया। फिर उसका FSI लेकर सर हमने सोचा किस तरीके से अब इन महिलाओं का और ज़्यादा विक्रय हो, इसके लिए क्या उपयोग किया जाए या क्या प्रयोग किया जाए। तो सर हमने सोचा फिर हम उन मसालों को क्यों ना स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक करके
क्यों ना हम उन मसालों को स्कूलों के MDM में यूज कराएं, ताकि महिला की बिक्री बढ़ सके, महिला का उत्पाद बढ़ सके, और फिर एक विकास खंड में हम उसको पूरे स्कूलों में चलाकर, और अगर हमारा ये उत्पाद बढ़ता जाएगा तो हम इसमें और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करा के संभल डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्कूलों में चलाएंगे। सर यही मेरा प्रयास रहा। दूसरा प्रयास सर मेरा हेल्थ ATM में था। मैंने देखा सर कि मेरे ब्लॉक में हेल्थ ATM पास हुआ था। सर जिला अधिकारी महोदय ने हमें एक टीम संभल में जुड़वाया। सर उसमें हमारे जिले में क्या हो रहा है वो सारी योजनाएं हमारे पास आती हैं, प्रोजेक्ट जितने चलते हैं वो सब आते हैं, बजट जितना पास होता है वो सब आता है। तो मैंने देखा मेरे ब्लॉक में बजट पास हुआ है हेल्थ ATM का, लेकिन लगा हुआ नहीं था। तो सर मैंने MIC से बात की, मैंने कहा जब हेल्थ ATM पास हुआ है तो आप लगवाइए ब्लॉक में। तो सर फिर उन्होंने कहा ठीक है मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रस्ताव पास हो गया है और हम इसको जल्दी उद्घाटन में लेते हैं। सर विधायक निधि से लगाया गया है, फिर 3 अप्रैल को उसका उद्घाटन हुआ। सर समय समय पर मैं उसको जाकर चेक करती रहती हूँ और खुद भी मतलब मैं उस पर खड़े होकर अपने देखती हूँ कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर उसमें 38 तरह की जांचें होती हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं जैसे आती हैं उनका हीमोग्लोबिन, BP वगैरह ये सब अच्छे से चेक हो रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है सर। तीसरा कार्य सर संभल में गौशालाओं को लेकर हो रहा है, बहुत अच्छा सर। पहले वहाँ पे छुट्टा पशुओं की बड़ी समस्या थी, लेकिन जिला अधिकारी महोदय के प्रयास से और मुख्य विकास अधिकारी के प्रयास से वहाँ पर सर ब्लॉक वाइज एक निकाला गया कि किस ग्राम सभा पर भूमिगत कब्जा है। जिन ग्राम सभाओं पर भूमिगत कब्जा था सर उनसे अधिकारियों ने, जिला अधिकारियों ने, ब्लॉक की ने और सर जिले की टीम ने मिलकर कब्जा मुक्त कराया और सर वहाँ पर गौशालाएं खोलने का काम किया है। सर मेरे ब्लॉक में कार्यरत मेरे सामने सर जनवरी से लेकर अप्रैल तक 9 गौशालाएं खुली है और मेरा इंडिकेटर गौशालाओं में 0 जा रहा था, न्यूमिनेटर भी और डिमिनेटर भी। सर अब 100% अचीव हो गया है गौशाला इंडिकेटर में भी। थैंक यू सर। धन्यवाद रुचि। हमारे अगले शोधार्थी हैं बांकेगंज खीरी के श्री सुरेंद्र कुमार दीक्षित जी। उधर दे दे। सादर प्रणाम सर। सर मैं सुरेंद्र कुमार दीक्षित, ब्लॉक बांकेगंज, जनपद खीरी। सर जब मैंने अपने ब्लॉक में ज्वाइन किया तो मैंने ये देखा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का जो प्रतिशत है वो कम जा रहा है। तो मैंने MIC साहब से सेंटर्स की लिस्ट ली कि किन किन सेंटर्स में हमारी डिलीवरी हो रही है। तो वहाँ से मुझे 10 सेंटर की लिस्ट मिली, लेकिन उनमें 6 सेंटर जो थे वही क्रियाशील थे। फिर मैंने उन सेंटर्स को जो क्रियाशील नहीं थे वहाँ पर हमने जा कर के देखा कि उन्होंने जो सेंटर्स की लिस्ट हमें 10 की दी थी उनमें बताया था कि 10 क्रियाशील है, लेकिन जब मैंने विजिट की उन 10 सेंटर्स की तो उनमें 6 क्रियाशील मिले। 4 जो क्रियाशील नहीं थे किन्हीं कारणों से क्रियाशील नहीं थे, जिनमें 2 कारण प्रमुख थे। एक तो उन पे काफ़ी समय से डिलीवरी नहीं हो रही थी, वो भवन पहले बने होंगे लेकिन काफ़ी समय से प्रयोग ना होने के कारण वो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि अब उन पे डिलीवरी होना संभव नहीं था। दूसरा ये था कि वहाँ पर जो स्टाफ नर्स नियुक्त थी उन्हें टीकाकरण का कार्य भी करना होता था और डिलीवरी का कार्य भी करना होता था जो नियुक्त थी। तो वहाँ पर MIC साहब से बात की गई और एक स्टाफ नर्स के लिए कहा गया। 2-3 स्तर की वार्ता के बाद में जब मैटर CMO सर के संज्ञान में आया तो उन्होंने उन पर नियुक्त कर दिया, लेकिन अब भी समस्या थी कि उन पर डिलीवरी हो कैसे, क्योंकि उन केंद्रों की स्थिति ऐसी नहीं है। और जो MIC साहब के पास में जो फंड होता है वो CMO और प्रधान के खाते से निकलता है, तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी। उनके पास में फंड जो होता था वो 1 लाख के अंदर का होता था। इस विषय में जब ग्राम प्रधान से मिलकर बात की गई तो पहले उन्होंने अनिच्छा जाहिर की, फिर जब खंड विकास अधिकारी के साथ में, स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर उनके साथ बैठक की गई तो वो तैयार हो गए और उन सेंटर्स का पुनरुद्धार कराया गया। उसके बाद में वहाँ पर जो है अभी तक कुल मिलाकर 180 डिलीवरी हो चुकी हैं। एक जो केंद्र है जिस पर 2018 तक 50 से 80 डिलीवरी प्रतिमाह होती थी वो हमारे बांकेगंज खीरी का अलीगंज सब सेंटर है। किसी कारणवश वहाँ की जो एनम थी उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, फिर वो सेंटर बंद हो गया था। इस पर जब से शुरू कराया गया तो वहाँ अब प्रतिमाह 30 से 32 डिलीवरी हो रही हैं। सर ये कार्य मेरा रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद सुरेंद्र जी। और अब हम आमंत्रित करेंगे सल्टुआ गोपालपुर बस्ती के श्री शिव कुमार जी को। नमस्ते सर, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं सल्टुआ गोपालपुर बस्ती में CM पद पे कार्यरत हूँ। सर खंड विकास में जब मैंने ज्वाइन किया तो एक ग्राम पंचायत हमारा पड़ता है सहमो। वहाँ पर जब मैंने विजिट किया तो पंचायत भवन के बगल में मैंने देखा कि 10 से 12 बीघे ज़मीन ऐसी थी कि जिसपे कोई कार्य नहीं हो रहा था, वो जो है उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो मैंने प्रधान से भी बात किया
और वहाँ पर जब मैं अपने खंड विकास अधिकारी को भी मैंने सूचित किया कि सर वहाँ पर कोई जो ज़मीन है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो हमारे खंड विकास अधिकारी जी ने कहा कि आप जाइए उन महिलाओं, जो हमारे समूह की महिलाएं हैं, उनसे आप संवाद स्थापित करिए कि वो क्या काम करना चाहती हैं। तो सर मैंने ग्राम पंचायत का जब मैंने विजिट किया तो वहाँ मैंने समूह की सारी महिलाओं को जो है पंचायत भवन पे इनवाइट किया कि आप आइए और देखा जाए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। तो चूँकि सर वहाँ हमारा जो अयोध्या जी है वो नज़दीक होने की वजह से हमारी समूह की दीदियाँ और महिलाओं ने ये कहा कि हम फूलों की खेती करना चाहते हैं। तो सर हम अयोध्या में आए और जो वहाँ के व्यापारी थे उनसे भी मैंने बात किया कि कैसे बेहतर हो सकता है। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि अगर फूलों की खेती अगर आप करवाते हैं तो वहाँ हम आपको मार्केट एक प्रोवाइड कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर विगत जो है माह में हमने जो है मार्च माह में हमने वहाँ पर गेंदे और गुलाब की जो है फूलों की खेती कराई सर। और वहाँ पर सर जो हमने 120 महिलाओं को लेके, जो हमारा 11 समूह की महिलाएं थी उनको लेके सर जब हमने फूलों की खेती कराई तो वहाँ पर 55 कुंटल हमारा जो है 11 बीघे में फूलों की खेती का उत्पादन हुआ सर। और उसको जो हमने मार्केट में लाया तो उससे सर हमारा 1 लाख जो है 65,000 का जो है उनका आय का स्रोत हुआ। तो सर ये हमारे लिए एक अचीवमेंट था। और इससे ये हुआ कि जो वहाँ की हमारी दीदियाँ थी, महिलाएं हमारी थी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं अब हम भी कुछ कर सकते हैं। और इससे लेके सर अब हमारे पूरे जो है न्याय पंचायत एवं विकास खंड में जो हमारी समूह की महिलाएं दीदियां हमारी हैं वो और भी कार्य करने के लिए अब जागरूक हो रही हैं। तो उसके तहत अब हम लोग मशरूम की खेती भी अब कराने का प्रोविजन कर रहे हैं सर। ये हमारा अचीवमेंट था सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। और अब हम आमंत्रित करेंगे सुश्री रुचि अवस्थी जी को, जो पूरे डलई बाराबंकी से आई हैं। सादर प्रणाम सर। सर मैं डॉक्टर रुचि अवस्थी, बाराबंकी ब्लॉक पूरे डलई। सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ब्लॉक पूरे डलई बाराबंकी का सबसे अंतिम ब्लॉक है और सर घाघरा से घिरा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अवधी बोली जाती है। सर मैं जब गई तो सर किसी भी राष्ट्र के विकास और हमारे प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो शिक्षा है। तो सर मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स पे काम किया है, लेकिन जिस पे मैंने बेसिक अचीव किया है जल्दी में सर मैं वो बताना चाहूँगी कि सर बेसिक शिक्षा में हमारे क्षेत्र में यहाँ तक कि शिक्षक भी अवधि में ही बात करते हैं, जो कि बातचीत का तरीका आसान होता है। तो सबसे पहले सर मैंने उन लोगों से बातचीत करके विद्यालयों में मैं गई तो सबसे पहले मैं पुस्तकालय पूछती थी, क्योंकि साउथ में एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी तो वहाँ प्रत्येक जगह पे पुस्तकालय होता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम फंड्स नहीं है, हम कैसे बनाएं। तो सर कॉम्पोजिट ग्रांट जो दिया जाता है स्टेट की तरफ से सर उससे मैंने प्रयास करके, मेरे यहाँ सर 105 विद्यालय हैं और सर वर्तमान में 101 विद्यालयों में मैंने बाल पुस्तकालयों की स्थापना करवाई है, जिसका सर मैंने यहाँ पर फोटो वगैरह भी शेयर किया था। सर उसको देखकर निश्चित रूप में बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि हमारे सर जिन विद्यालयों में बच्चे क्लासरूम में अकेले बैठकर पढ़ना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पर बच्चे पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते हैं, जिसके लिए सैटरडे का दिन हमने नो बैग डे के रूप में डिसाइड किया है। सर उस दिन बच्चे पढ़ते हैं। सर उसी के साथ मैंने एक और चीज़ को जोड़ा कि जब बच्चे लाइब्रेरी में रहेंगे, कुछ बच्चे वेट करेंगे चूँकि लाइब्रेरी छोटी है, तो सर उसके लिए मैंने अंग्रेज़ी में बच्चों को इंट्रोडक्शन याद करवाया और उसके लिए सर मैंने स्मार्ट क्लासेस की मदद की और कुछ ऐप्स को टीचर्स से संपर्क किया। सर इसके लिए मैं दिसंबर माह से अभी तक यहाँ से आने से पहले भी मैं सर गूगल मीट के माध्यम से सभी टीचर्स को एक साथ जोड़ती हूँ, क्योंकि सारे टीचर्स सर कुछ मेरे ब्लॉक से 50-50 किलोमीटर दूर पर भी ग्राम पंचायतें हैं। तो सर उनसे संवाद स्थापित करते हुए सर मैंने बच्चों को अंग्रेजी, और सर ये बहुत खुशी और अच्छी अनुभूति की बात है कि सर हमारे विद्यालय के बच्चे मैक्सिमम 90% विद्यालयों में आप कभी भी भ्रमण करके ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन देने में सक्षम हुए, जिसके फलस्वरूप सर जिन विद्यालयों में बच्चे पहले पढ़ने नहीं आते तो उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। और सर टीचर्स के साथ साथ जो अभिभावक हैं उनमें भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी वो है कि मैडम आपके आने के बाद जहाँ बच्चों को ABCD पढ़ना नहीं आता था, उसके बाद बच्चे अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दे पा रहे हैं। अभी हम लोग यही काम कर रहे हैं सर। इसके बाद कुछ हमने देवी संस्थान से भी बातचीत करके सर NGO के थ्रू भी बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर दूसरा ये कि कॉम्पोजिट ग्रांट से जो सर पहले खर्च नहीं होती थी, पूरे डलई में छोटे छोटे काम जैसे वॉल पेंटिंग, सौर मंडल और इन सारी चित्रों को भी मैंने बनवाया है। और सर मैं ये बताना चाहूँगी कि पूरे डलई विकासखंड के विद्यालयों में कभी भी अगर आप भ्रमण करते हैं तो सर वास्तव में
जो अभी के स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स, कुछ स्कूल्स तो इतने अच्छे हैं कि उनसे भी बेहतर होंगे। सर ये मेरा एक सराहनीय कार्य है। धन्यवाद रुचि। और अब बारी है सुश्री मोनिका देवी कोतवाली बिजनौर से। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मोनिका देवी कोतवाली बिजनौर से। सर मेरा जो उत्कर्ष कार्य में कहा जाएगा, ये कहा जाएगा बिजनौर में 4 गांव हैं सर जो कोतवाली ब्लॉक में आते हैं, जनजाति वाले, बोक्सा जनजाति, बगनला, बावनसराय, ढीकली, भूमिदान, ये 4 गांव आते हैं। इनमें भूमिदान जो कॉलोनी बनी हुई है वो पूरी सरकारी ज़मीन पर ही बनी हुई है। उसमें पहले उन लोगों को झोपड़ी बना के, जब मैं भ्रमण के दौरान मैंने देखा, वो लोग झोपड़ी बना के रह रहे थे। कुछ के पास आवास बने हुए थे, वो भी सरकारी आवास से ही बने हुए थे, सरकारी फंड से। उनके पास इतना कोई साधन नहीं था। वो लोग कोट द्वार मजदूरी करने जाते हैं क्योंकि कोट द्वार उनके पास है। वहीं पे उनके पास स्कूल है, वो भी 10 किलोमीटर के दायरे में, टांडा माईदास में पड़ता है। तो वहाँ पे बातचीत हुई, मैंने ये सारी बात, जब मैं भ्रमण में गई, बात हुई, तो मैंने सीडीओ सर और बीडीओ सर से बात की। उन्होंने आंगनवाड़ी, वहाँ एक पास में ही जगह खाली थी, उस पर प्रस्ताव पारित होकर आंगनवाड़ी बन चुकी है। सीडीओ सर ने उस आंगनवाड़ी का ऐसा निर्माण करा दिया कि प्री प्राइमरी स्कूल भी उसके सामने फैले, उसमें बच्चे आने लगे। और सबसे बड़ी समस्या फिर वहाँ आई कि मकान, कि हमारे पास मकान नहीं है, हम कैसे अपने बच्चों को मजदूरी से हटाएं। फिर उनको 164 मकान आज स्वीकृत हो चुके हैं, वो धीरे धीरे बन जाएंगे। आंगनवाड़ी बन चुकी हैं और आश्रम पद्धति बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, उसमें श्री कपिल देव अग्रवाल जी भी वहाँ पे आए थे सर, उन्होंने ये देखा था। तो ये दोनों चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं, उनका उद्घाटन कभी भी हो सकता है समय के साथ। और 164 मुख्यमंत्री आवास बनने की कगार पर है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मोनिका जी। और अब आमंत्रित कर रहे हैं हम नजीबाबाद बिजनौर की सीमा देवी जी को। नमस्कार सर, मैं सीमा देवी, ब्लॉक नजीबाबाद, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। सर इस बार मेरे द्वारा काम किया गया सर CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर ज़्यादा होता है तो वो अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा डोनेट करती है, समाज कल्याण की भलाई के लिए करती हैं। तो हमारे जो आकांक्षात्मक विकास खंड का जो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है सर, इसमें अतिरिक्त फंड की व्यवस्था तो नहीं है। तो कोशिश की गई कि जो वो CSR करना चाहते हैं उसका मैंने कन्वर्जन का काम किया। मैंने फाउंड आउट किया कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है सर उस क्योंकि गन्ना क्षेत्र है तो वहाँ पर शुगर मिल्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा टर्नओवर होता है। तो कोशिश ये की गई कि कहाँ पर उसको CSR को लगाया जाए। सर कई सारे विद्यालयों में हैंड वॉश के लिए सर टैब वगैरह लगवाए गए उसी से। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है सर, वहाँ पर 2। चूँकि नजीबाबाद कोटद्वार एक बॉर्डर ब्लॉक है जो कि हरिद्वार से लगता है, एक साइड वो कोटद्वार से लगता है, दूसरा मेन हरिद्वार रोड पर है। तो जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है सर वो ऑन रोड है सर, वहाँ पर जिम इक्विपमेंट और फर्नीचर हमने CSR के थ्रू डोनेट करवाए। सर इसके अलावा वन क्षेत्र में गांव पड़ता है सर रामपुर चाटा, वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र में सर इन्वर्टर, इसके अलावा LED TV डोनेट करवाए और अन्य कई आंगनवाड़ी केंद्रों को सर प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करवाया CSR के फंड के थ्रू ही। और वहाँ पर टॉयज़ बच्चों के खेलने के लिए और फर्नीचर भी डोनेट करवाए CSR फंड से। इसके अलावा सर कुछ NGOs हैं जो कोटद्वार में हैं सर, उनकी हेल्प से मैं गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं सर उनके साथ बैठकर संवाद किया और हमारे जो शासन की पॉलिसीज़ हैं सर उनको बताया, क्योंकि उनको पता भी नहीं था, जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं उनके साथ बीच में बैठकर, और साथ में जो उनके डाउट्स थे, जो समस्याएं थी सर, उनका सॉल्यूशन शासन द्वारा करवाया गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शोधार्थियों ने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखी। आपके प्रयासों से जो सफलता मिली उससे जगे आत्मविश्वास की चमक आप सबके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। और अब बारी है आकांक्षात्मक विकास खंडों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया उन्हें पुरस्कृत करने की। प्रोत्साहन धनराशि के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें ये पुरस्कार दें। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग के लिए विष्णुपुरा कुशीनगर की CDO सुश्री गुंजन द्विवेदी जी, BDO सुशील कुमार सिंह जी और शोधार्थी गरिमा गुप्ता जी। 2 करोड़ रुपए की धनराशि इन्हें दी जा रही है।
और उसके बाद आएंगे मझगवां बरेली के जग प्रवेश जी, ज्ञान प्रकाश जी और मृदुल वाजपेयी जी। इन्होंने चिकित्सा पोषण के क्षेत्र में कार्य किया। 60 लाख रुपए की धनराशि। इसके बाद वजीरगंज बदायूं के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। केशव कुमार, श्री रामसागर यादव और शंभु कुमार जायसवाल जी, शुभम कुमार जायसवाल जी। और इसके बाद भीटी अंबेडकर नगर, जिन्होंने कृषि एवं जल संसाधन में कार्य किया, श्री अनुराग जैन जी, श्री सुनील कुमार तिवारी जी और डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में फतेहगंज बरेली के श्री जग प्रवेश जी, श्री आशीष पाल जी और श्री अवधेश कुमार जी। 60 लाख रुपए की धनराशि इन सभी को। और अंत में आधारभूत अवसंरचना में सोहाव बलिया ने बहुत अच्छा कार्य किया। श्री प्रवीण कुमार जी, श्री शिवांकित वर्मा जी और श्री विनोद कुमार जायसवाल जी। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। 60 रुपए की धनराशि, 60 लाख रुपए की धनराशि। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वार्षिक प्रगति आकांक्षात्मक विकास खंडों की जो हुई उसके वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। कैसे इस सीमित समय में कितना, जैसा कि माननीय आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने भी बताया, प्रगति कैसे की इन 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों ने, इसकी उपलब्धियों पर ये पुस्तिका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश का विकास और प्रगति देश के नवनिर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के अभिवादन। आकांक्षात्मक विकास खंडों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे मुख्यमंत्री शोधार्थियों से संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शोधार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे तीसरी बार आपसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए चयन का 1 वर्ष पूरे होने का अवसर है और पिछले 8-9 महीनों से मुख्यमंत्री शोधार्थी भी उन विकास खंडों में जाकर के जो 5 सेक्टर आपके लिए चयनित किए गए हैं, जो 75 इंडिकेटर्स के साथ आपको उन्हें सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले विकास खंडों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। कुछ शोधार्थियों ने अपने अनुभव से भी यहां पे अवगत कराया है और अभी यहां पर
अलग अलग सेक्टर में किस विकास खंड ने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मैं सबसे पहले सम्मानित होने वाले विकास खंडों को, उनके मुख्य विकास अधिकारी, वहाँ के बीडीओ और वहाँ के शोधार्थी को हृदय से बधाई देता हूँ। और यहाँ पर अपने सफलतम कहानी को भी कहने वाले उन सभी शोधार्थियों को जिन्होंने कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास किया है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूं। वास्तव में भारत के विकास की जो धुरी है वह गांव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी और जितनी आत्मनिर्भर होगी, उतना ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश प्राप्त कर पाएगा। उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति आयोग ने देश के 112 विकास खंडों को जो आकांक्षात्मक थे, उन आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जनपदों के रूप में आगे बढ़ाने के एक अभियान का प्रारंभ किया था। उस समय नीति आयोग के सर्वे में उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद थे। वे 8 जनपद 4 नेपाल सीमा से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। 4 अन्य जनपद थे, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट। ये तीनों भी हमारे बॉर्डर के जनपद हैं, और एक फतेहपुर। ये 8 जनपद देश के अंदर जो सबसे पिछड़े जनपद थे उनमें से थे। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो ये 6 क्षेत्र थे, इनमें ये जनपद पीछे थे। स्वाभाविक रूप से कार्य इसमें प्रारंभ हुआ। कोरोना महामारी पूरे देश के लिए थी। उत्तर प्रदेश के जो जनपद, जो 112 में से पिछड़ेपन में जो सबसे पीछे के जनपदों में से थे, कमोवेश 8 के 8 जनपद हमारे सबसे पीछे के जनपदों में थे, जहां शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, स्वास्थ्य की सुविधा भी बहुत खराब थी, कृषि और जल संसाधन की स्थिति बहुत खराब थी। अन्य सभी क्षेत्रों में वह बहुत पीछे थे। जब एक टीम वर्क होता है, सामूहिक रूप से सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र को कार्य प्रारंभ किया, सबसे पहली श्रेणी में था कि भी वहां पे मानव संसाधन पूरे हो। मानव संसाधन देने के बाद हर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ, उसकी नियमित मॉनिटरिंग प्रारंभ हुई। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, तो टॉप 10 में जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है, उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं। यानी ये प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की थी। हम लोगों को उस समय लगा था कि ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे, 5 क्षेत्र तय किए। नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है, और इसमें से इस बार जो एक नया प्रयोग हमने किया है कि 100 विकास खंडों के लिए 100 सीएम फेलोज की भी वहां तैनाती की गई, जो रियल टाइम डाटा को अपलोड कर सके और सही तथ्यों से अवगत करा करके हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। और इस देश से आज जब लगभग 1 वर्ष अक्टूबर में आप लोगों का पूरा होगा, मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो 5 क्षेत्र आपको दिए गए हैं, जिन क्षेत्रों में आपको कार्य करना है, मुझे लगता है कि अलग से कोई फंड नहीं देना है, कोई फंड अलग से देने की आवश्यकता नहीं। फंड है, पहले से विभाग के पास भी है, कर्मचारी भी वहां पर कमोवेश सभी विभागों के हैं। केवल कुछ कार्य जैसे एजुकेशन में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के साथ स्कूल चलो अभियान चला है। संबंधित विकास खंड में हमारे सीएम फेलोज की ड्यूटी बनती है, वे जाकर के देखें, खंड विकास अधिकारी के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ किसी दिन इन लोगों से, खंड शिक्षा अधिकारी से कह करके इस विकास खंड के सभी प्रधानाचार्यों के साथ हम बैठना चाहते हैं, और बैठकर किसी रविवार के दिन या जिस समय विद्यालय न चल रहा हो उसके बाद में जाकर के किसी विद्यालय में या किसी विकास खंड मुख्यालय पर यह बैठक हो सकती है, और बैठक होकर के वहां पर उनके साथ बैठ करके उनसे कह करके कि स्कूल चलो अभियान में क्या हमने तय किया कि इस ग्राम पंचायत का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, इसके लिए हमारा प्रयास क्या हुआ। क्या शिक्षक और अभिभावक की बैठक करवाई, क्या शिक्षक गांव के प्रत्येक घर में जाकर के उन्होंने घर में दस्तक दी कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। अक्सर एक चीज सुनने को मिलेगी, अरे साहब हम गरीब हैं कैसे पढ़ाएंगे। उनको बताने की आवश्यकता है कि आप गरीब हैं तो क्या बच्चे को भी गरीब रखना चाहते हैं। शिक्षा फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, बैग बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री, और मिड डे मील की व्यवस्था भी है। जब बताएंगे तो फिर उस बच्चे को स्वयं अपने साथ लेकर के स्कूल चले जाइए, और फिर ड्यूटी लगाइए कि वो बच्चा घर में भी पहुंच जाए वापस। आदत डालेंगे, उसको अच्छा लगेगा वहां एक समूह के साथ खेलने में भी, पढ़ने में भी। और फिर देखो कि उस विद्यालय की स्थिति क्या है। ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा परिषद ने चलाया था, क्या उस विद्यालय में पढ़े हुए पुरातन छात्र हैं कि नहीं, क्या उनके साथ आप बैठ सकते हैं, शिक्षक उनके साथ बैठ सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में अगर अभी भी वो विद्यालय नहीं आया है तो उन पुरातन छात्रों को जगाइए, ग्राम पंचायत को जगाइए, फ्लोरिंग बन जाए, फर्नीचर की व्यवस्था हो, टॉयलेट बालक बालिकाओं के लिए अलग से बन जाए। ये सुविधाएं अगर हम देते हैं, वहां पर स्वयं उनके सहयोग से करते हैं, उसके लिए उन लोगों को स्वयं भी इसके लिए तैयार करना है। तो यह अभियान पहले से चल रहा है, हमें इसमें सहभागी बनकर केवल मॉनिटर करना है कि कितने गांवों में स्कूल चलो अभियान चला, और एक भी बच्चा उस विकास खंड के किसी भी गांव में ऐसा नहीं जिन्होंने स्कूल जाने से जो वंचित रह गया हो, या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसने 5वीं पास बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। बीच का मतलब तीसरी से चौथी में गया
अब स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है, उसके मन को लगाना है। क्योंकि स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसको अभी से शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चे को चाहते होंगे कि चलिए स्कूल न जाए तो कौन, एक ये भी जो है बहुत सारे लोगों के मन की एक धारणा होती है। लेकिन हमें उसको प्रेरित करना कि नहीं भी किसी भी स्थिति में स्कूल जाना है, स्कूल चलो, ले जाओ। उसके लिए एक प्रेरक के रूप में शिक्षक को तैयार होना होगा, अभिभावकों को तैयार होना होगा, और उसके पीछे आपका योगदान बन सकता है। अक्सर होता है बालिकाएं बीच में स्कूल छोड़ देती, 5वीं पास किया उसके बाद स्कूल नहीं गए। अब 5वीं पास करके स्कूल नहीं गए तो नहीं जा सकती। आपको देखना होगा, हमने बालिकाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के विद्यालय में प्रवेश करने पर, बेटी के 6ठी क्लास में जाने पर, बेटी के 9वीं क्लास में जाने पर, हाई स्कूल की परीक्षा पास होने के बाद आगे कोई भी ITI या कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स या आगे जो भी कार्य किसी उससे जुड़ना चाहती है, इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। हम ये भी पूछ सकते हैं, क्या ये बेटियां स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं? क्या स्कूल में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं करता है? क्या ऐसा तो नहीं कोई भेदभाव होता है? ऐसा तो नहीं कि उसके पास अन्य कोई संसाधनों का अभाव है? तो फिर ये कन्या सुमंगला योजना की राशि उस बेटी को क्यों नहीं मिल पा रही है? इसके लिए भी आप अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, शासन की इस स्कीम का लाभ देना। आंगनबाड़ी कितनी सक्रिय है? आंगनबाड़ी में बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? प्री प्राइमरी के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसमें भी गांव-गांव जाकर के हम इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे बीच में स्कूल तो नहीं छोड़ रहे हैं। बालिकाएं स्कूल जो छोड़ने वाली हैं, उनको बोलो कि स्कूल आप जाएंगे तो आपको एक कन्या सुमंगला योजना की इतनी राशि मिलेगी, स्कॉलरशिप के रूप में। एक पूंजी हो जाएगी उसके पास, अच्छी खासी पूंजी हो सकती है। उसको बताइए, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचारी रोग उन्मूलन के लिए सरकार के साल में 3 बार कार्यक्रम चलते हैं। 3 कार्यक्रम 3 बार चलते हैं, हर 4 महीने में 1 बार कार्यक्रम चलता है। इसमें याद रखना, संचारी रोग के उन्मूलन का सबसे पहला सूत्र है स्वच्छता। गांव में स्वच्छता है कि नहीं है? नहीं है तो स्वच्छता कर्मी क्या कर रहा है? सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? अगर वह भी नहीं है तो हम गांव के लोगों को तो बोल ही सकते हैं, ग्राम प्रधान को भी बोल ही सकते हैं, भाई ग्राम प्रधान के पास भी निधि है, या गांव के लोगों की बैठक भी कर सकते हैं कि भाई बीमारी आएगी तो गांव के लोग ही तो चपेट में आएंगे। क्या गांव के लोग सभी मिलकर के अपने गांव को साफ नहीं कर सकते? लोगों के मन में एक भाव पैदा होना चाहिए, उसे एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए। प्लास्टिक नहीं उपयोग करना चाहिए। शादी ब्याह में कप, गिलास, प्लेट, थर्माकोल, इन सभी को, प्लास्टिक हो या थर्माकोल हो, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पत्तल का उपयोग करें या फिर जो परंपरागत बर्तन है उनका उपयोग करें। अगर हम पहले स्वच्छता के बारे में लोगों को बोलें। दूसरा, सरकार का ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को लिया है। फ्री में उपचार है और जो चिन्हित टीबी पेशेंट है, हर गांव में बोले ना ग्राम प्रधान को या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के शिक्षक को या किसी अन्य व्यक्ति को कि भाई ये ट्यूबरक्लोसिस का कोई व्यक्ति है, पहले तो उसकी जांच कराना, और अगर वह व्यक्ति है उस व्यक्ति को चिन्हित करके हॉस्पिटल में ले जाना, हॉस्पिटल में फिर उसको दवा भी दिलवाना, नियमित रूप से दवा ले, इसके सेवन के लिए उसको प्रेरित करना, और सरकार उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी करती है। हर महीने उसको एक निश्चित राशि भी मिलती है।
जिससे वो कोई पौष्टिक आहार खा सके। इसकी व्यवस्था के लिए हम एक बड़ा कार्यक्रम चला सकते हैं। आप घोषणा कर सकते हैं कि मेरा विकास खंड ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त हो गया है। एक समय के बाद आप इस बात की घोषणा आपका विकास खंड कर सकता है। आप कह सकते हैं कि मेरे विकास खंड में 100% बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे विकास खंड में 100% बच्चे, हर स्कूल ऐसे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प में आच्छादित हो चुके हैं और विद्यालयों को हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ दिया है। ऐसे ही किसानों के लिए भी कर सकते हैं। बैठ सकते हैं किसानों से जुड़े हुए, जो वहां पर कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी होंगे, उनके साथ बैठने की आवश्यकता, उनके साथ बात करनी चाहिए। भाई क्या क्या स्कीम है आपकी, बताइए क्या कर रहे हैं, किसान इसके सीधे लाभ कैसे ले रहा है, कैसे इसका लाभ ले सकता है। किसान सम्मान निधि में किसान वास्तव में पात्र है तो उसको किस निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम देखें ना अपने विकास खंड में कितने ऐसे किसान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितने किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। केसीसी की क्या स्थिति है, हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। और अगर आपके उस विकास खंड में कोई इंटर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज है, वहां साइंस है, केमिस्ट्री की लैब होगी, बायोलॉजी की लैब होगी, आप वहां बोलिए ना उन बच्चों को, उस स्कूल के प्रबंधन से, गवर्नमेंट का स्कूल है, उनसे बोलिए कि इसमें थोड़ा सा और सहयोग वे लोग कर लें तो वहां पे सॉइल हेल्थ की भी लैब के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि विभाग के लोगों के साथ उनका संबंध जोड़िए, उनको बोलिए कैसे आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। ये सभी चीजें उनको, और फिर फसलों की विविधता एक किसानों की आमदनी को बढ़ाएगी। सब्जी की खेती उनकी आमदनी को बढ़ाएगी, बागवानी उनकी आमदनी को बढ़ाएगी। हमें ऐसे कौन से तरीके अपनाने हैं जो कम खर्चे में अच्छा उत्पादन किसान को उपलब्ध करवा सकता है। कृषि विभाग के लोग इसके लिए तैयारी करें, इसमें हम कर सकते हैं। हर विकास खंड में फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वित्तीय समावेशन में हम लोग वहां पे रोजगार मेला लगा सकते हैं। और इसके लिए हम बीडीओ से बोलें, सीडीओ से बात करें और फिर उनसे बात करें कि बैंकर्स के साथ बैठक करके हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर तीसरे महीने कोई ना कोई बैंक एक रोजगार मेला लगे उस विकास खंड के युवाओं के लिए या उस विकास खंड के अन्य लोगों के लिए। उसका सेक्टर चिन्हित कर लीजिए, उसमें महिलाएं भी लोन लें, युवा भी लें, जो पहले से व्यापारी हैं वे लोग भी लें, और किस कार्य के लिए चाहिए उनको ये चिन्हित होना चाहिए। उसके लिए पहले से उसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम चले, कुछ ना कुछ चले। वित्तीय समावेशन का कनेक्टिविटी को देखना चाहिए, कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, नहीं है तो संबंधित विभाग के साथ, सीडीओ के साथ बैठक करके बोलना चाहिए कि फलानी जगह जाने का रास्ता नहीं, पुल नहीं है, या फलाने कार्य की आवश्यकता है, फलाने भवन की आवश्यकता है। ये चीजें अगर आप वहां उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हर बार एक चीज को, लेकिन निरंतर भ्रमण करना होगा। विकास खंड के हर गांव में आपका प्रयास हो कि महीने में 30 दिन है, प्रयास होना चाहिए कि 30 दिन में कम से कम 30 ग्राम पंचायत तो आपसे कवर हुई हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर ज्यादा गांव हैं तो हर ग्राम पंचायतें ज्यादा होंगी। हमारा प्रयास होगा कि अलग अलग बार हम अलग अलग गांव के अलग अलग मजरे में भी भ्रमण करें, देखें वहां की स्थिति क्या है, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की जैव पारिस्थितिकी क्या है, वहां की पर्यटन संभावनाओं को कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई देव मंदिर है, कोई तीर्थ स्थल है, वहां पे अच्छे गाइड हो, अच्छी व्यवस्था हो, उसका विकास हो, वहां की साफ सफाई की व्यवस्था के लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर सकें, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन का भी एक माध्यम बनेगा। उसके लिए पहले से गांव के लोगों को बोले भाई कहां पार्किंग होनी है, कहां पे प्रसाद आदि फूल आदि की व्यवस्था होनी है, गंदगी लोग न करें इसके लिए कैसे व्यवस्था हो सकती है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे इसके लिए भी कैसे व्यवस्था हो सकती है। ये चीजें अगर आप आगे बढ़ाएंगे बहुत कुछ
आप कर सकते हैं और आपके पास एक अवसर होगा, जो मैंने पहले भी कहा कि आप 2 साल 3 साल के बाद आपका मूल्यांकन जब प्रारंभ होगा सही मायने में, आपके पास तब तक एक बहुत सारी समृद्ध लाइब्रेरी आपके पास स्वयं की भी होगी। लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, हर बार हम हर छात्र को, हर बच्चे को फ्री में पुस्तकें देते हैं। कितना अच्छा होगा कि जब वो बच्चा स्कूल से जाए तो उससे बोलेंगे मुझे किताब तुम्हें स्कूल से मिली है, कम से कम उस किताब को वापस दे दो। जिल्द के साथ दे सकता, ठीक नहीं लग सकता तो स्वयं भी जिल्द लगवा करके और बुक बैंक उसी स्कूल के अंदर बनवा दो, जिससे कोई नए बच्चे आते तो जब तक उनको नई पुस्तकें मिलती हैं तब तक वह उन पुस्तकों का इस्तेमाल कर सके। पुरातन छात्रों से बोले कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ पुस्तकें दान कर दो, कोई स्मार्ट क्लास बना सकता है, एक नई लाइब्रेरी आप अपनी खड़ी कर सकते हैं, हर ग्राम पंचायत में खड़ी कर सकते हैं। हमें प्रेरक के रूप में काम करना पड़ेगा, एक योजक के रूप में काम करना पड़ेगा। एक योजक के रूप में अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, बहुत कुछ आप परिवर्तन ला सकते हैं। और मेरा मानना है 3 साल नहीं, मात्र 2 वर्ष में हम इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकास की प्रक्रिया में स्टेट एवरेज से आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इतनी स्कीम सरकार की, जो मैंने बोला ये सब सरकार की स्कीम पहले से चल रही है, केवल इनको जोड़ना है। सब कुछ स्कीम जमीन पर भी है, जोड़ने का काम नहीं हो पाता है, सबकी अपनी व्यस्तता है। उसमें अगर हम एक योजक के रूप में उनको आपस में जोड़ दें, एक समन्वय बना लें। कैसे हमने किया? इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से मौतें कुशीनगर में होती थी, सबसे ज्यादा मौतें होती थी। योजनाएं थी, लेकिन योजनाओं को सही ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की समस्या थी, नहीं उतर पाती थी। कागजों में सभी योजनाएं थी। हम लोग 2017 में सरकार बनी, और तब तक उस बीमारी को 40 साल हो चुके थे, और इन 40 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है। लेकिन जैसे ही हमने अंतर विभागीय समन्वय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो चुकी है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस समाप्त। मैं अभी गोरखपुर गया था, मैंने वहां के डाटा लिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस के केवल 4 मरीज आए थे, 2 की मौत हुई थी, उनमें से एक बिहार का था और एक महाराजगंज का था। अनुमान कर सकते हैं, 2 बच्चों की मौत। नहीं तो इस सीजन में वहां 500 से 600 बच्चों की मौत होती थी। ये चीजें दिखाती हैं कि थोड़ा प्रयास करेंगे, समाज खड़ा होता है साथ में, और हमें अपने को उस रूप में प्रस्तुत करना है और उसके साथ लिखने की भी आदत डालनी है। अच्छा, एक शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है, अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है ग्रामीण व्यवस्था पर, संबंधित विकास खंड की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में। उसका पहले उसके बारे में आप लिखिए, फिर वहां की चैलेंजेस क्या क्या हैं उनके बारे में, फिर उनका समाधान का रास्ता कैसे कैसे आपने निकाला है। देखिए, यह एक डॉक्यूमेंट होगा नियोजन विभाग के लिए भी, नीति आयोग के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। और आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको लिखने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आपको टैबलेट इसलिए दिया गया है कि आपको बार बार किसी अन्य चीज की आवश्यकता ना पड़े, फटाफट अपने कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा करके आप लोग रुचि के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। और सरकार ने पहले ही कह रखा है, 3 साल के अपने इस पूरे टेन्योर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए। ये आपकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। सरकार अपने विभागों में भी इस बात की फिर व्यवस्था करने जा रही है कि जो सफलतापूर्वक अपने टेन्योर को पूरा करेगा, अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत करेगा। हम एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी फिर उनको यहां पर प्रदेश के अंदर वेटेज देने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें अपने शोध प्रबंध को इसके साथ ही तैयार भी करना है। और उसमें बहुत अच्छा होगा कि जिस विकास खंड में आप हैं, उस विकास खंड के अंदर क्या क्या
क्या वहाँ की सामाजिक, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने की वहाँ की आबादी है, वहाँ की जनसांख्यिकी क्या है, वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ क्या हैं, आर्थिक स्थिति पे भी एक कुछ हमें वहाँ पे देखना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए, जो डाटा है उन सबको भी अवलोकन करना चाहिए। और फिर उसके बारे में आप जब गए थे किस स्थिति में गए थे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे, कौन कौन से सेक्टर में आपको कार्य करना था, उसके क्या क्या इंडिकेटर दिए गए थे, कैसे आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, कैसे टीम वर्क के परिणाम सामने आते हैं, और फिर उसमें आप लिखना शुरू कर देंगे तो 200, 300, 500 पेज का एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है। और फोटोग्राफ के साथ दें, फोटोग्राफ के साथ अगर आप उसको देंगे, डायग्राम बना करके अगर आप उसको देते हैं, बेहतरीन तरीके से आपकी प्रस्तुति होगी, उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप उन चीजों को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं तो शोध प्रबंध आपको एक नई पहचान कर देगा। आपके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी, लोग आपको एक सुधारक के रूप में देखेंगे, लोग आपको एक रिफॉर्मर के रूप में देखेंगे, और उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जो आकांक्षात्मक जनपद है, उन सबको आज यहाँ पर उन्हें न केवल सम्मानित किया गया, बल्कि एक वर्ष के लेखे जोखे को भी इन आकांक्षात्मक विकास खंडों की जो प्रथम वार्षिक रिपोर्ट है उसका भी विमोचन का कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ है। आज यहाँ पर जिन विकास खंडों को यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है, उसमें खासतौर पर जो विकास खंड इनमें है, जिनमें कुशीनगर का बिशुनपुरा विकास खंड, मुझे याद है कि कुशीनगर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो बहुत वैसी स्थिति है। क्रिटिकल गैप योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आकांक्षात्मक जनपदों के लिए, और इसमें ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में विकास खंड बिशुनपुरा जनपद कुशीनगर को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा और पोषण में जिस विकास खंड ने अच्छा काम किया है वह बरेली का मझगांवा है, इन्हें 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। शिक्षा में विकास खंड वजीरगंज बदायूं को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। कृषि एवं जल संसाधन में विकास खंड भीटी अंबेडकर नगर को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। वित्तीय समावेशन में और कौशल विकास में विकास खंड फतेहगंज बरेली को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, और आधारभूत अवसंरचना में विकास खंड सुहाव बलिया को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आज यहां पर उपलब्ध कराई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग को और बेहतर बनाने में आप सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, और जो मैंने आपको बताया निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना है और फोकस करना, किसको देखना किस सेक्टर में आपका विकास खंड सबसे कमजोर है और किस में अच्छा है। दोनों में एक साथ अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, अलग अलग माह के लिए अलग अलग टारगेट तय करने की कार्रवाई अगर आपके स्तर पर प्रारंभ होती है तो उसके बेहतर परिणाम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सबके प्रयास से हम लोग जो विभाग 14 विभागों ने इस पे कार्य प्रारंभ किया है, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश के अगर इन 100 विकास खंडों को जो अब तक आकांक्षात्मक थे, विभिन्न क्षेत्रों में पीछे थे, उन सभी को अगर हम लोग सामान्य विकास खंडों की श्रेणी में ला करके स्टेट एवरेज से अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में ला के खड़ा कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश की न केवल विकास की दर में बढ़ोतरी होगी बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में, उस सपने को साकार करने में भी अपने स्तर पर योगदान दे पाएंगे। आपके इस पूरे प्रयास के लिए एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब अंत में मैं विशेष सचिव नियोजन श्री अमित सिंह बंसल जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें।
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत तैनात शोधार्थियों में नवीन ऊर्जा का संचार करने, उन्हें कर्तव्य पथ पर अग्रसरित करने, व्यवहारपरक एवं कुशल मार्गदर्शन देने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपके प्रेरणादायी संवाद एवं उद्बोधन से शोधार्थियों में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आम जनमानस हेतु संचालित चिकित्सा, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास आदि क्षेत्रों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शोधार्थियों द्वारा और अधिक मनोयोग से कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए उद्बोधन से शोधार्थियों में राज्य सरकार के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास को सार्थक करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव महोदय, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय एवं प्रमुख सचिव नियोजन महोदय एवं अन्य उपस्थित समस्त अधिकारीगण का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपसे अनुरोध है कि सभागार में आप आसन ग्रहण करके इन सभी शोधार्थियों और अधिकारियों के साथ एक फ़ोटो खिंचवाएं। ये तस्वीर हम सबको प्रेरणा भी देगी और हमारे आत्मविश्वास को और बल देगी। आज के इस आयोजन की स्मृतियों को